नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अलजेब्रा क्लासेस में। लास्ट वीडियो तक हमने प्रश्नावली 2.3 पूरी कर दी थी। 2.3 के जितने भी सवाल थे हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हम इसका पूरा बेसिक्स इसको स्टार्ट करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं और इसके एक एक मतलब शब्द का मीनिंग देखेंगे कि एक एक शब्द का मीनिंग क्या है। ये 10वीं क्लास का तीसरा चैप्टर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम करेंगे कि पहले बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। तो बहुपद और समीकरण में सबसे पहले क्या क्या अंतर होता है। तो बहुपद में क्या होता है कि 4x + 5 बस बराबर में कोई भी लिखा हुआ नहीं होता है। जैसे कि 3x² + 4y + 9, अगर इतना सा लिखा हुआ है बराबर में कोई भी संख्या या जीरो या कुछ भी हो सकता है, नहीं है तो वो क्या हो जाएगा बहुपद। अगर बहुपद जैसे लिखा हुआ है 4x + 5 बराबर में 0 है, 1 है, 2 है, कोई z भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा समीकरण। बराबर में अगर कोई भी संख्या है तो उसे बोलेंगे समीकरण। अगर बराबर में कोई भी संख्या नहीं है और सीधा सीधा ये लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा बहुपद। बहुपद और समीकरण आपको पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो मैंने आपको बहुपद में बताया था कि दो चर मतलब दो चर का मतलब क्या होगा कि दो चर होने चाहिए। जैसे इसमें देखो, इसमें कितना चर है, x केवल एक चर है। इसमें कितने x और y कितने चर है, दो चर है। कितने, दो चर। और रैखिक का मतलब होता है चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, चर की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, एक। अगर एक घात है तो वो हो जाएगा रैखिक, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा रैखिक नहीं, अधिकतम। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक। रैखिक का मतलब है चर की अधिकतम घात एक। और समीकरण युग्म का मतलब होता है दो समीकरण साथ में आएंगे, कभी भी एक समीकरण नहीं आएगा, दो दो साथ में आएंगे। तो अब हम ये थोड़ा समझ लेते हैं इसकी मीनिंग क्या है कि किसे हम एक दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। तो उदाहरण देखो, इसमें कितने चर है, 1 2 3, x भी है, y भी है, z भी है, और ये बराबर में कोई भी संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा ये समीकरण। अगर बराबर में कोई भी संख्या नहीं होती तो वो क्या होता बहुपद। तो इसमें कितने चर है, तीन चर वाला कैसा है रैखिक समीकरण युग्म है, क्योंकि देखो सभी चर की अधिकतम घात कितनी है, एक। इसकी भी एक घात है, इसकी भी एक घात है, इसकी भी एक घात है। दूसरा उदाहरण देखो, 2x² - 4y + 3 = 0। यहाँ कितना चर है, x और y दो चर है, लेकिन अधिकतम घात कितनी है, दो, इसलिए यह है दो चर वाला द्विघात समीकरण। तीसरा उदाहरण देखो, x और y दो चर है, कितने चर है इसमें, दो चर है, और सभी चर की अधिकतम घात कितनी है, एक, इसलिए क्या हो जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। चौथा उदाहरण देखो, x² 2x³ + 5, इसमें कितना चर है, केवल x है, चर कितना है, एक, और चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो ये है एक चर वाला त्रिघात समीकरण। उदाहरण नंबर 5 देखो, 2x + 3, कितना चर है, x, और चर की अधिकतम घात कितनी है, एक, यह है एक चर वाला रैखिक समीकरण। और उदाहरण नंबर 6, y = 4x + 7, इसमें कितने चर है, y और x दो चर है, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात एक है। तो कौन से हो गए, एक तो ये वाला जिसमें दो चर है और चर की अधिकतम घात एक है, एक ये वाला, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे, इनका हल निकालेंगे। और दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की चार विधियां है। पहली विधि है ग्राफीय विधि, दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विधि है विलोपन विधि, और चौथी विधि है वज्र गुणन विधि। तो प्रश्नावली 3.1 तथा 3.2 में हम ग्राफीय विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्राफीय विधि। तो अब मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूं कि ग्राफीय विधि से प्रश्न को कैसे सोल्व करना है और इनका हल कैसे निकालना है। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं इनका हल निकालने के लिए। देखो, जैसे कि आपने एक समीकरण ले लिया, x + y = 8। ये कैसा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि चर की अधिकतम घात एक है। अब आपको x तथा y के ऐसे मान लाने हैं जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाए, समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। जैसे कि मान लिया कि x बराबर है 3 और y बराबर मान लिया 5, समीकरण में रखो। तो 3 + 5 = 8, 8 = 8। ये देखो समीकरण संतुष्ट हो रहा है। और ऐसे समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। अब आप x की जगह कोई दूसरा ले लो, जैसे कि x की जगह आपने ले लिया 4, x = 4, y = 4, ये भी इसको संतुष्ट कर रहा है। जैसे कि 4 + 4 = 8, 8 = 8। तो इस समीकरण के कैसे अनंत हल हो सकते हैं। तो x तथा y के आपको ऐसे मान निकालने हैं जो समीकरण को संतुष्ट कर सके। एक और मान ले लो, जैसे कि आपने ले लिया x = 3, y = ले लिया 2। अब हम लिखो इसमें, तो 3 + 2 = 8, 5 = 8, क्या ये बराबर है। तो ये इस समीकरण का हल नहीं हो सकता। अब इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे दो समीकरण युग्म, मतलब समीकरणों का युग्म होगा, दो दो समीकरण साथ में आएंगी, ऐसे है जी, दो दो समीकरण साथ में आएंगी और दोनों का कॉमन हल निकालना है। x और y के ऐसे मान निकालने हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे। युग्म का मतलब दो दो समीकरण साथ में आएंगी और x तथा y के ऐसे कॉमन हल निकालना है आपको, कॉमन, जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। तो अब हम उदाहरण नंबर 1 करते हैं, जिससे आपको ग्राफीय विधि और बेहतर ढंग से समझ में आएगी।
तो उदाहरण नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। वैसे आपने ग्राफ बनाना 9th क्लास में सीखा होगा कि अगर कोई समीकरण है तो उससे x व y का मान निकाल के फिर आप ग्राफ बनाते थे। हमेशा जब रैखिक समीकरण होगा, क्या होगा, रैखिक समीकरण, जैसे कि कोई समीकरण है y + 3x = 7, इसका हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, इसका हमेशा सरल रेखा, कैसा ग्राफ बनेगा, सरल रेखा। और 9th क्लास में आपने सीखा होगा कि x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, फिर आपको बिंदु मिलेंगे, फिर उसके बाद आप बनाएंगे ग्राफ। तो अब हम 10वीं क्लास में क्या पढ़ेंगे, दो समीकरण साथ में आएंगे, युग्म इसलिए दो समीकरण साथ में आएंगे, फिर दोनों से x तथा y के मान निकाल के आपको ग्राफ बनाना है। तो अब उदाहरण नंबर पहला कर रहा हूं। उदाहरण नंबर पहला थोड़ा मतलब किताब में लिखा हो तो मैं किताब से इसको पढ़ रहा हूं, थोड़ा बड़ा इसलिए। तो अनुच्छेद 3.1 में ये क्या लिखा हुआ है कि अकेला अपने गांव के एक मेले में गई, अकेला अपने गांव के एक मेले में गई, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती है तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। चरखी की सवारी जैसे वो गोल गोल घूमता है, और हुपला आपने देखा होगा कि एक रिंग देती है और किसी भी हम चीज के ऊपर फेंकते तो वो चीज अपनी हो जाती है, जैसे साबुन होता है, टोपी रखी होती है, तो वो हुपला खेल है। और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर लेता है तो आपको वो मिल जाती है। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उससे दुगनी उसने चरखी की सवारी की है। या चरखी की सवारी जितनी की उसका आधा इसने क्या किया, हुपला खेल खेला। अगर चरखी की सवारी 2 बार की है तो हुपला खेला 1 बार, अगर चरखी की सवारी 4 बार की है तो हुपला खेला 2 बार। मतलब जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उसकी आधी बार उसने हुपला का खेल खेला। ये प्रश्न कह रहा है, ये कंडीशन दे रखी है इसमें। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसने 3 रुपए, चरखी की सवारी के लिए कितने 3 रुपए दिए, और हुपला खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए। एक बार वापस मैं इसको समझाता हूं। तो अकेला अपने गांव के मेले में गई और उसने चरखी की सवारी की तथा हुपला खेल खेला। चरखी की सवारी जितनी की उसका आधा उसने हुपला खेल खेला। तो चरखी की सवारी की 1 बार के लिए उसने 3 रुपए खर्च किए, हुपला खेल के 1 बार के लिए उसने 4 रुपए खर्च किए, और कुल उसने 20 रुपए खर्च किए। तो बताओ उसने कितनी बार चरखी की सवारी की तथा हुपला खेल खेला। तो वो मैं प्रश्न को स्टार्ट कर रहा हूं। तो अमीला तो क्या, एक मिनट, हाँ, अखिला, अखिला मेले में गई तो 1 बार चरखी की सवारी का मूल्य, चरखी की सवारी बराबर 3 रुपए। 1 बार हुपला खेलने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे उसे, 1 बार हुपला खेला, हुपला खेल खेला, तो कितने रुपए देने पड़े उसे, 4 रुपए। और कुल उसने कितने रुपए खर्च किए, कुल उसने खर्च किए 20 रुपए। अब इसने लिखा है कि जो भी चीज मतलब दे रखी है उसने जो निकालना है उसको हमेशा x तथा y माना। तो उसने लिखा कि कितनी बार चरखी की सवारी की, कितनी बार हुपला का खेल खेला, तो जो निकालना है उसे हमेशा x तथा y मानना है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना अखिला ने, माना अखिला ने x बार, माना अखिला ने या माना x बार चरखी की सवारी की, माना x बार चरखी की सवारी की तथा y बार हुपला खेल खेला, y बार हुपला खेल खेला। अब इससे आपको 2 समीकरण मिल जाएगी। तो हमेशा जो निकालना है उसे हमेशा x तथा y मानेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कि अखिला 1 बार चरखी की सवारी के 3 रुपए, 1 बार हुपला खेल खेला तो कितने रुपए गए, 4 रुपए, और कुल उसने 20 रुपए खर्च किए। तो माना कि x बार चरखी की सवारी की तथा y बार हुपला खेल खेला। तो 1 बार का कितना रुपए है, 3 रुपए, तो x बार का कितना हो जाएगा, 3x। और उसने एक हुपला खेल खेलने के कितने, 4 रुपए, तो x y बार क्या होगा, 4y। दोनों को मिला के मतलब कुल कितने रुपए खर्च किए उसने, 20 रुपए। तो एक समीकरण तो मिल गया आपको। वापस देखो, x बार तो उसने चरखी की सवारी की, 1 बार चरखी की सवारी का 3 रुपए है, तो 3 इंटू x, तो 3x क्या हो गया चरखी की सवारी, और y इंटू 4 तो 4y हो गया हुपला खेल। दोनों को मिला के उसने 20 रुपए कुल खर्च किए, इसलिए 3x + 4y बराबर 20। ये अपना एक कंडीशन मिल गई। दूसरी कंडीशन दे रखी थी कि जितनी बार चरखी का खेल खेला, चरखी की सवारी की, उससे आधी बार उसने हुपला का खेल खेला है। तो हुपला कितनी बार खेला है, हुपला चरखी की सवारी का आधा, ये हुपला चरखी की सवारी का आधा। तो ये मिल गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण से x तथा y का मान निकालेंगे, फिर बनाएंगे ग्राफ। तो ये तो हो गया इसका बीजगणित रूप। क्या हो गया, बीजगणित रूप। प्रश्न में कभी कभी आता है कि समीकरण, प्रश्न को बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न
इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने बीजगणित रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम समीकरण 1 तथा 2 से x तथा y के मान निकालेंगे, फिर इसके बाद इसके बनाएंगे ग्राफ। तो मैं ले रहा हूं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कह रहा है, 3x + 4y बराबर 20। आपने 9th क्लास में सीखा होगा, x का अपनी मर्जी से कुछ भी मान मानना है, फिर आपको y का मान निकालना है, फिर y का अपनी मर्जी से कुछ भी मान मानना है और x का मान निकालना है। x तथा y के मान आपको मिल जाएंगे। आपको हमेशा बिंदु निकालने, क्या निकालने हैं, बिंदु। हमेशा ऐसा मान मानना है कि आपको पूर्णांक प्राप्त हो, पॉइंट में कभी भी आंसर नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या मान रहा हूं, x बराबर 0 इसमें रखे, तो x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, 4y बराबर 20। तो ये तो 0 हो गया, तो 4y बराबर 20, तो y बराबर क्या आ गया, 5। और बिंदु को हमेशा कैसे लिखते हैं, किसी बिंदु को हमेशा कैसे लिखते हैं, x, y। बिंदु को हमेशा कैसे लिखते हैं, x, y। x का मान हमेशा पहले लिखना है, y का मान हमेशा बाद में लिखना है। तो इसके बिंदु क्या हो गए, 0,5। 0, क्या हो गए, 5। तो बिंदु में मिला 0,5। अब हम क्या करेंगे, y का ऐसा मान लिखेंगे जिससे हमें x का मान मिल जाए। जरूरी नहीं है कि y का लिखो x का लिखो, अपनी मर्जी से बोले दोनों बार x का लिख सकते हो, अपनी मर्जी से दोनों बार y का लिख सकते हो। आपको मान हमेशा ऐसा लिखना है कि आपको पूर्णांक प्राप्त हो, पॉइंट में कभी भी आंसर नहीं आना चाहिए। वो गलत नहीं होता, लेकिन ग्राफ में बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो हम क्या करेंगे, मैं यहां कर रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं कि y बराबर 3। y बराबर कितना मान रहा हूं, 3। तो ये हो जाएगा 12। देखो y बराबर एक बार 3 रखने पर क्या होगा, 4 × 3 बराबर 20। 3x + 12 बराबर 20। 3x बराबर क्या हो गया, 20 - 12, तो 3x बराबर क्या हो गया, 8। x बराबर क्या हो गया, 8/3। अब देखो मैंने जानबूझ के ऐसे मान लिया, अब क्या आएगा, पॉइंट में मान आएगा। 3 और 8/3 दोनों को ग्राफ में दर्शाना 8/3 को थोड़ा मुश्किल होता है। हमेशा ऐसा मान लेना है x या y का, तो आपको पूर्णांक क्या प्राप्त हो, क्या हो, पूर्णांक। इसलिए इसे हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, y बराबर 2। तो 3x + y × 2, 4 × 2 बराबर 20। ये कितना हो गया, 8 बराबर 20। तो 3x बराबर हो गया 20 - 8। 3x बराबर क्या आ गया अपना, 12। x बराबर क्या आ गया अपना, 4। तो अपने बिंदु क्या हुए, हमेशा x, y, x, y। तो एक समीकरण के लिए हमने निकाल दिया, अब दूसरे समीकरण के लिए निकाल रहा हूं मैं। इसको थोड़ा रब करके इसी पे करके आपको बता रहा हूं। तो हमने समीकरण 1 से x तथा y के दो मान निकाल दिए, 0, 5 और 4 और 2। ये बिंदु है, क्या है, बिंदु। इससे हम बनाएंगे फिर ग्राफ। अब हम करते हैं समीकरण 2 के लिए भी ये काम। तो y का तथा x का ऐसा मान लिखना है आपको कि हमेशा आपको पूर्णांक संख्या प्राप्त हो, और y तथा x का हमेशा कम से कम मान लेना, मतलब छोटा छोटा लेना है। तो हम सबसे ज्यादा अगर 0 हो रहा है तो 0 लो, तो x बराबर ले लिया हमने 0 समीकरण 2 से। तो y का क्या होगा, 0/2 बराबर 0। हमेशा किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, y। x को हमेशा पहले लिखना है, y को हमेशा बाद में लिखना है। अब मैं ले रहा हूं y बराबर, या ले लो वापस x बराबर, x बराबर 2। तो y का क्या मान होगा, 2/2 बराबर 1। किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, हमेशा x, y, 2, 1। अब हम बनाएंगे इससे ग्राफ। तो देखो यहां ग्राफ बना रहा हूं मैं। हमेशा परीक्षा में आपको ग्राफ मिलेगा। वैसे तो ये क्या होता है, y-x, ये y' ये होता है मूल बिंदु, ये x और ये x'। अब देखो y का अधिकतम मान या x का अधिकतम मान कितना है, तो y का तो अधिकतम मान 5 है। तो यहां पर 5 तक लेना आपको, 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। ये 1, 2, 3, 4 और 5। इधर माइनस में 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 और -5। इधर भी माइनस में 1, 2, 3, 4 और 5, -1, -2, -3, -4 और -5। अब देखो सबसे पहले इसके लिए बना रहा हूं मैं। तो सबसे पहले x बराबर कितना है, 0। तो x पर कितना चलना है आपको, 0। और x तथा y का मान मूल बिंदु पर 0 होता है, तो ये चल गए हम। अब क्या है, x पर तो 0, y पर जाना है 5। y पर कहां जाना है, तो चले जाओ, ये आ गए। तो अपना बिंदु क्या हो गया, ये। और बिंदु के हमेशा लिखने के क्या लिखे आपने, 0, 5। दूसरा देखो, x पर चलना है 4, y पर चलना है 2। तो x पर चलो 4, 1, 2, 3, 4। y पर कितना चलना है, ऊपर 2, तो ऊपर चलो 2, ये 2। फिर उसको क्या करना है, मिलाना है। स्केल से एकदम सही मिलाना आपको, आपके ग्राफ में एकदम सही बनेगा। दूसरे समीकरण के देखो, x भी 0, y भी 0। तो ये तो यहां बनेगा अपना बिंदु,
दूसरा है x पर 2 चलना है, y पर 1 चलना है, तो x पर चलो 2, 1 2 और एक बार चलना है ऊपर, फिर इसको मिला दो। जहां यह इसके हल कैसा निकलेगा, जहां ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो उसका क्या हो जाएगा, हल। हमेशा इसका हल वही निकलेगा। तो ये किसका था, इसका समीकरण लिख दो कि किस समीकरण के लिए बनाया था आपने, 3x + 4y = 20। हमेशा इसको दर्शाना है। और ये किसके लिए था, y = 1/2x। जहां ये दोनों ग्राफ प्रतिच्छेद करते हैं वो इसका हो जाएगा हल। तो इसका हल क्या होगा, x को हमेशा पहले लिखना है, y को हमेशा बाद में लिखना है। वैसे इस सवाल में इसका हल नहीं पूछा था, जहां ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो इस समीकरण का हो जाएगा हल। तो x का मान तो कितना होगा 4, y का मान हो गया 2। तो x हमने क्या माना था, चरखे की सवारी। तो चरखे की सवारी उसने कितनी बार की, चरखे की सवारी की उसने 4 बार। और y हमने माना था हुपला, तो हुपला उसने कितनी बार खेला, हुपला खेला उसने 2 बार, हुपला खेला उसने 2 बार। तो प्रश्न यही कह रहा था कि जितनी बार चरखी की सवारी की उसका आधा उसने हुपला खेला। तो इस तरह के ग्राफ बनेंगे। और प्रश्नावली में 3 तरह के ग्राफ बनेंगे। या तो बनेगी ऐसी प्रतिच्छेदी रेखा है, या बनेगी संपाती रेखा, मतलब रेखा के ऊपर रेखा बनेगी, या बनेगी समांतर रेखा। 3 तरह के ही ग्राफ बनेंगे। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 2। लो हम करते हैं उदाहरण नंबर दूसरा। उदाहरण नंबर पहला अगर समझ में नहीं आया हो तो उदाहरण नंबर दूसरा करेंगे, उसी उदाहरण नंबर 3 भी करेंगे। फिर प्रश्नावली 3 पढ़ने के सभी सवाल इसी तरह के आपको एकदम बेसिक समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न थोड़े बड़े इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं किताब से पढ़ के आपको समझा रहा हूं। तो इसमें लिखा हुआ कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। रोमिला कोई लड़की थी जो स्टेशनरी की दुकान पे गई और उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदे। रोमिला स्टेशनरी की दुकान पर गई, उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदे। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी। तो आपको पता है कि लड़कियों की जेलसी होती है, तो उसने सहेली के पास देखा तो वो भी खरीदने चली गई। तो सोनाली के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल तथा 6 रबर खरीदे। इस स्थिति को बीजगणित तथा ग्राफीय रूप से व्यक्त कीजिए। बस इसमें व्यक्त करने का बोला, उसका हल निकालने का नहीं बोला है। हल निकालने के लिए प्रश्नावली 3.2 में बोला जाएगा। तो अब हम सबसे पहले इसके समीकरण बनाएंगे, जो उसका हो जाएगा बीजगणित रूप। फिर समीकरण से हम बिंदु निकालेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे हम ग्राफ। तो एक बार जल्दी से प्रश्न को वापस में रिपीट कर रहा हूं। तो इसमें लिखा है कि रोमिला की स्टेशनरी की दुकान पर गई, उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल 3 रबर खरीदे। तो उसकी सहेली ने उसके पास नई रबर पेंसिल देखे, तो वो भी स्टेशनरी की दुकान पर गई और उसने 18 रुपए में 4 पेंसिल तथा 6 रबर खरीदे। तो इसको बीजगणित रूप में तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो वो मैं करता हूं इसको। देखो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि रोमिला कौन थी, रोमिला स्टेशनरी की दुकान पर गई, तो उसने क्या क्या खरीदा, उसने खरीदा 2 पेंसिल, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं आपको, 2 पेंसिल प्लस 3 रबर। और कितने रुपए दिए टोटल उसने दिए 9 रुपए। फिर कौन गई, इसकी सहेली सोनाली। सोनाली को पसंद आया कि भाई मैं ही लाऊंगी ये। तो सोनाली ने क्या खरीदा, 4 पेंसिल और 6 रबर। और कितने पैसे दिए उसने दिए 18 रुपए। तो 2 सहेलियां थी, दोनों ने ये खरीदी। अब किसी को x मान लो, किसी को y मान लो। तो हम मानेंगे कि पेंसिल x है और रबर y है। तो क्या लिखेंगे कि माना x पेंसिल खरीदी, माना x पेंसिल तथा y रबर खरीदे। ठीक है, माना x पेंसिल तथा y रबर खरीदे, दोनों ने, सोनाली तथा रोमिला ने। अब हम इनके बनाएंगे इक्वेशन। तो देखो, x पेंसिल खरीदी तो उसने कितनी, 2, तो 2 इंटू एक्स, तो 2x प्लस 4 रबर तो 3y बराबर कितने रुपए दिए थे 9। तो एक समीकरण तो बन गया अपना ये। फिर इसने 4 पेंसिल खरीदी तो 4 इंटू एक्स 4x, y रबर है तो 6 इंटू y तो 6y, कितने रुपए दिए टोटल उसने 18। इक्वेशन 2। तो हमने ये इसका क्या रूप है, बीजगणित रूप। ये कैसा रूप है इसका, बीजगणित रूप है। तो ये प्रश्न बोला था कि बीजगणित रूप में भी व्यक्त करो, तो बीजगणित रूप में तो हमने व्यक्त कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इससे ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 में बताया था कि सबसे पहले एक समीकरण लेना है, फिर आपको x तथा y के ऐसे मान लाने, या समीकरण में x तथा y के ऐसे मान लिखने हैं जिससे कि या x का मान लिखोगे तो y का मान मिलेगा, y का मान लिखोगे तो x का मान मिलेगा। और आपको हमेशा ऐसे मान लिखने कि आपको पूर्ण संख्या प्राप्त हो। कैसे हो, पूर्ण संख्या। आपको कभी भी दशमलव में आंसर नहीं लाना है, क्योंकि फिर आपको ग्राफ बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो हमें समीकरण नंबर 1 से बनाओ। समीकरण नंबर 1 देखो, समीकरण नंबर 1 अगर परीक्षा में पूछे कि बीजगणित रूप में व्यक्त करो तो बस इतना करके छोड़ देना, आपको ग्राफ नहीं बनाना। लेकिन अभी हमें क्या बनाया कि बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए, समीकरण भी या ग्राफ विधि से
ग्राफ भी बनाइए इसका। तो समीकरण देखो 2x प्लस 3y बराबर 9। अब मैं x बराबर 0 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? x बराबर 0। थोड़ा आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि क्या रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आपको। तो ये x की जगह मैंने ले लिया 0, 0 सबसे अच्छा होता है। 3y बराबर 9, तो ये तो हो गया पूरा 0, 0 नहीं लिखना तो लिखे 3y बराबर 9, तो y बराबर कितना आ गया 3। हमेशा किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y होते हैं तो इसके क्या होंगे बिंदु, बिंदु क्या आएंगे x, y, x, y, कभी भी y, x मत लिखना, हमेशा x, y लिखना। अब क्या मान रहा हूं मैं, अगर अब मैं मान रहा हूं कि y की जगह 1 ले लो, y बराबर 1, थोड़ी आप माइंड में कैलकुलेशन करोगे या मन में तो आपने ऑटोमेटिक हो जाएगा, सोच सोच के लिखना है। तो y बराबर 1 लेने पर ये 1 ले लिया, ये 9, तो 2x प्लस 3 बराबर 9, तो ये कितना हो गया 2x बराबर 9 माइनस 3, तो 2x बराबर हो गया 6, तो x बराबर कितना आ गया 6/2 बराबर 3। हमेशा किसी बिंदु के निर्देशांक x, y होते हैं, तो ये अपना पॉइंट हो गया। x का मान पहले लिखेंगे, y का मान बाद में, तो ये x और ये y। इस समीकरण के लिए आपने 2 बिंदु निकाल दिए। अब हम निकालेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए, तो मैं इसको थोड़ा रब करके यहाँ पास ही में कर रहा हूँ। ये बिंदु निकालेंगे समीकरण नंबर 2, तो 4x प्लस 6y बराबर 18। वापस अपना x बराबर 0, सबसे बढ़िया x बराबर 0, तो x बराबर 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 6 का इसमें भाग चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, इसलिए सही है। ये आपको माइंड में थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। तो ये तो हो गया 0, तो 6y बराबर हो गया 18, तो y बराबर आ गया अपना 3। तो अपने बिंदु हमेशा क्या होते हैं x, y। तो बिंदु क्या मिल गया आपको x, y। इसी प्रकार एक और बिंदु लेते हैं हम, तो y की जगह क्या लिखे, तो y की जगह हम लिख रहे हैं 2, y की जगह क्या लिख रहे हैं हम 2, 2 छंग 12, 18 में से 12 गया, पीछे कितना बचा 6, और 4 का भाग उसमें नहीं जाता इसलिए 2 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसकी जगह 1, क्या लिखेंगे 1, तो 6 कम 6, 18 में से 6 जाएगा 12, फिर 4 का भाग चला जाएगा, आ जाएगा 3। तो x बराबर y बराबर लिखेंगे 1, तो 4x प्लस 6 इंटू 1 18, 4x प्लस 6 बराबर 18, 4x बराबर 18 माइनस 6, 4x बराबर क्या आ गया 12, x बराबर 12/4 कितना आ गया 3। तो बिंदु हमेशा क्या होता है x, y। बिंदु क्या हो गई x, y। अब हमें बिंदु मिल गए दोनों समीकरण के लिए। अब हम बनाएंगे दोनों समीकरणों का ग्राफ। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर बना दो मैं ग्राफ। अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो देखो पॉइंट बिंदुओं को देखने से क्या पता चला कि दोनों के बिंदु एक जैसे, देखो 0 3 3 1, 0 3 3 1। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस समीकरण को अगर 2 से गुणा करोगे तो ये वाला समीकरण मिल रहा है, इस समीकरण को 2 से गुणा करके सीधा क्या बनाए ये वाला समीकरण, इसलिए ये दोनों बिंदु सेम आए। अब ग्राफ में एक लाइन बनेगी और दूसरी लाइन उसी लाइन के ऊपर बनेगी, ऐसी लाइनों को संपात रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं संपात रेखा। तो y का सबसे अधिक मान कौन सा है 3, तो बस ग्राफ बनाना आसान है। अब ग्राफ बनाओ, देखो यहां बना रहा हूं मैं ग्राफ, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, ये y डैश, ये y, ये हो गया अपना मूल बिंदु, ये x, ये हो गया x डैश। y का अधिकतम मान कितना है 3, तो ले लो 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, x में भी ले लो 3 ही, 1 2 3 1 2 3, माइनस के नहीं है इसलिए मैं माइनस के नहीं ले रहा हूं। अब देखो x पर कितना चलना है 0, तो 0 हमेशा का होता है यहाँ, और y पर चलना है 3, तो ये चल गए हम 3, और इस बिंदु के निर्देशांक कितने, तो लिखेंगे हमेशा 0, 3। अब x पर चलना है 3, तो x पर चल गए हम 3, y पर चलना है 1, मतलब ऊपर चलना है आपको, तो ये 3 और ये 1, इसके कितने हैं 3 और 1। अब इसको मिला दो, स्केल से बनाओगे ग्राफ में एकदम इस पर सही बनेगा। अब इसके आपको दर्शाना भी है कि कौन से समीकरण के लिए, समीकरण लिख दो यहाँ, कौन सा समीकरण है ये 2x प्लस 3y बराबर 9। अब दूसरे के भी 0 3 है तो इसी पर बनेंगे दूसरे के भी, ये हो गया 0 3, और दूसरा कौन सा 3 1, तो x पर तो 3 y पर 1, तो ये बन गया इसे। तो इसी लाइन पे दूसरी लाइन बनेगी, इसी लाइन पर ये वाली लाइन, तो इन लाइनों को हम संपात रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं संपात रेखा। इसका भी समीकरण ले लो, कौन सा समीकरण बन रहा है 4x प्लस 3y बराबर 18। हमेशा समीकरणों को दर्शाना है, इस तरह के ग्राफ को संपात रेखा कहते हैं। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 3, जिसमें बनेगा समांतर रेखा। तो तो बनी थी प्रतिच्छेद रेखा, उदाहरण नंबर 2 में बनाए संपाती। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काट रही है,
उदाहरण नंबर 2 में लाइन पर लाइन बन रही है, उदाहरण नंबर 3 में बनेगा ऐसे समांतर रेखा। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर तीसरा। तो मैं पढ़ रहा हूं, देखो लिखा है कि दो रेल पटरियों के समीकरण है ये x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि रेल की पटरियां हमेशा कैसी होती है, समांतर। तो इसमें दे रखा है कि रेल की पटरियां हमेशा समांतर होगी, तो आपका ग्राफिक कैसा होगा, समांतर। तो इसमें बीजगणित रूप में तो व्यक्त कर रखा है, आपको तो सिर्फ ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है या ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। पहले वाले सवालों में हमें समीकरण बनाने थे, तो वो तो उसका बीजगणित रूप हो गया, फिर उसके बाद हम उसको ग्राफ बना के ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने थे। तो इस सवाल में सीधा इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। और दो रेल की पटरियां, इसलिए ग्राफ हमेशा समानांतर बनेगा, लाइन एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो अब हम लिख रहा हूं मैं समीकरण को, फिर उसके निकालेंगे बिंदु। तो 2x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से x तथा y के मान निकालेंगे, फिर समीकरण 2 से भी x तथा y के मान निकालेंगे। तो मैं समीकरण 1 से कर रहा हूं, समीकरण 1। तो सबसे पहले समीकरण 1 में क्या करना है आपको, इस 4 को भेजना है उधर, 4 को भेजना है उधर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0, तो हमसे 0 तो रखना ही है, सबसे अच्छा मान होता है 0, अगर हो रहा है तो 0 रख दो। तो ये 0 प्लस 2y बराबर 4, 2y बराबर 4, तो y बराबर हो गया 4/2 बराबर 2। और हमेशा बिंदु क्या होता है अपना, बिंदु हमेशा होता है x, y। तो बिंदु क्या मिल गया आपको, बिंदु आपको मिल गया x, y। अब हम निकालेंगे दूसरा बिंदु। अब मैं लिख रहा हूं y बराबर 0, y बराबर 0। आप भले x की जगह कोई दूसरा और मान भी लिख सकते हो। x बराबर y बराबर 0 लेने पर तो 2 0 बराबर हो गया 4, तो ये पूरा 0 हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, 4। तो अपना बिंदु क्या मिल गया, x, y। तो बिंदु क्या मिल गया अपन को, ये x, ये y। अब मैं कर रहा हूं समीकरण नंबर 2 के लिए, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 के लिए 12 को भेजना हमेशा इधर, अचर पद को भेजना इधर। तो समीकरण नंबर 2, इसके लिए भी बिंदु निकालते हैं। समीकरण नंबर 2 के लिए 2x प्लस 4y बराबर 12, 12 को भेज दिया मैंने उधर। सबसे बढ़िया मान होता है x बराबर हमेशा ले लो 0। ये आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक, आप माइंड में या मन में कैलकुलेशन से आपसे हो जाएगा। तो इसके जगह 0 लिखोगे, फिर 4 का भाग दे दूंगा, आंसर आ जाएगा 3। तो ये 0, ये प्लस 4y बराबर 12, ये पूरा 0 हो गया, तो 4y बराबर 12, तो y बराबर आ गया 12/3, 12/4 बराबर आ गया 3। x, y बिंदु क्या हो गया अपना, बिंदु हो गया अपना x, y। तो x कितना है 0, y कितना अपना 3। अब वापस मैं मान रहा हूं कि y बराबर कितना मानू, y बराबर 1 मानने पर, y बराबर 1, तो ये 2x प्लस y इंटू 1। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, हमेशा आंसर आपको पूर्णांक लाना है, पॉइंट में कभी भी आंसर नहीं लाना है। ये 12, 2x बराबर हो गया 12 माइनस 4, तो 2x बराबर हो गया 8, तो x बराबर आ गया अपना 8/2, कितना आ गया 4। और बिंदु हमेशा होता है x, y। तो बिंदु क्या मिल गया आपको, बिंदु आपको मिल गया x, y। अब हमें बिंदु मिल गई, अब हम बनाएंगे इससे ग्राफ। तो इसमें जगह नहीं है तो मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर मैं बनाता हूं इस पर ग्राफ। अब हम बनाते ग्राफ। तो मैं देखो y का अधिकतम मान कितना है, y का अधिकतम मान 3 है, तो 3 तक लेना, x का अधिकतम मान 4 है तो 4 तक लेना है। तो यहां मैं बना रहा हूं ग्राफ, ये x, y अक्ष, ये अपना x अक्ष, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, और ये हो गया x डैश, ये हो गया अपना मूल बिंदु। तो x, y पर कितना जाना है 3, तो 1 2 3 और 4 तक चले जाओ बोले, 1 2 3 और 4। x पर जाना है आपको 4 तक, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 2 3 4। माइनस में मान नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको परीक्षा में माइनस के मान भी लिखने हैं, एकदम सिस्टमैटिक करना है। माइनस के मान नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको परीक्षा में पूरा लिखना है। अब देखो समीकरण पहले के लिए क्या लिखा हुआ है, x बराबर, x में कितना है 0, तो x पर गए 0, y पर जाना अपन को 2, y पर गए 2, 0 तो यही है, y पर गए 2। दूसरे x बराबर कितना है 4, तो x पर जाना आपको 4, 1 2 3, ये 4 चले, y पर चलना आपको 0, मतलब यही। अब इसको मिला दो और हमेशा लिखना ये क्या है 0,2, ये है अपना 4,2। ग्राफ में एकदम भाई एकदम सही बनेगा जब आप स्केल से बनाओगे। दूसरे के लिए देखो,
एक्स पर चलना है 0 तो एक्स पर चल गए 0, वाई पर चलना है अपन को 3 तो ये चल गए 3, ये क्या हो गया 0 3। एक्स पर चलना है 4 तो एक्स पर चलो 4, ये चल गए एक्स पर 4, वाई पर चलना है 1 तो ये चल गए 1। मिला दो इसको, ये एकदम समांतर लाइन बनेगी, ये 4 ये 1। अब दोनों को समीकरण लिख दोगे, कौन समीकरण कौन सा है, तो ये 2y माइनस 4, और ये किसके लिए बना आपने 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। परीक्षा में स्केल से बनाओगे एकदम सही बनेगा। देखो अपनी लाइन तो यहाँ कट रही है लेकिन एक्चुअल में ये नहीं कटती है, एकदम समांतर सा ग्राफ बनता है। तो इसी के साथ उदाहरण नंबर 3 भी हो गया पूरा। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। अगर इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।